नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 हिंदी का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है दादी माँ। पाठ के रचिता है शिव प्रसाद सिंह जी। तो पाठ के नाम से ही बच्चों आप सबको पता चला होगा कि जो पाठ है वह दादी माँ के बारे में लिखा गया है। तो जैसे कि दादी माँ जो है, हर एक के जीवन में दादा दादी ये दो किरदार होते हैं। तो शिव प्रसाद सिंह जी ने अपनी दादी माँ के बारे में इस पाठ में हमें बताया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दादा दादी नाना नानी मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है, जो हमें सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं, वह हमें बहुत प्यार करते हैं, हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेखक कभी अपनी दादी माँ से लेखक जो है अपनी दादी माँ से बहुत अधिक ज़्यादा प्यार करते हैं। लेखक की जो दादी माँ है, इस पाठ में उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है। और दादी माँ की जब मृत्यु हो जाती है, उनकी देहांत के पश्चात लेखक का जो मन जो दुखी हुआ है और उनके इस मन की जो पीड़ा है, वह पीड़ा उन्होंने हमें इस पाठ में बताई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दादी माँ। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। लेखक क्या कहते हैं कि मेरी कमज़ोरी है कि जैसे कि इतने साल होने के बावजूद भी आज भी मैं मेरी दादी माँ को याद करता हूँ तो मेरा मन जो है अनमना सा हो जाता है, दुखी हो जाता है। मुझे आज भी उतनी ही याद में अपनी दादी माँ की आती है, जैसे मुझे बचपन में अपनी दादी माँ ने जो दादी माँ के सहवास में, उनके साथ में मैंने जो पल बिताए हैं, उसके बारे में मुझे आज भी उनकी उतनी ही याद आती है, ऐसे लेखक कह रहे हैं। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अभी लेखक कह रहे हैं कि उनके जो मित्र हैं वह उन्हें क्या करते हैं, जब भी लेखक अपनी दादी माँ की याद में दुखी रहते हैं तब उन्हें उनके मित्र बताते हैं कि अभी छुट्टियाँ आने वाली है तो तू गांव जा सकता है। और उनके पीछे, लेखक के पीछे उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लेखक बता रहे हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। जब मेरे दोस्त मेरे पीठ पीछे हंसते हैं, तभी लेखक बोल रहे हैं कि मैं उनके बारे में नहीं सोचना चाहता, जाने दो, वह बोल रहे हैं तो बोलने दो। लेकिन लेखक कह रहे हैं मुझे जब भी दादी माँ की याद आती है तो मेरे आँखों के सामने उनकी धुंधली सी छाया उभर आती है। मुझे लगता है जैसे ज्वार के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मौथा और साई की अधगली घासें। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं लेखक कि जैसे कि ज्वार के जो दिन होते हैं, उस दिन में क्या होता है, गांव में चारों ओर पानी पानी होता है, जो बारिश का पानी जमा हुआ रहता है। और उसमें जो घास जो है वो उसमें उगी हुई या फिर बहकर आई हुई घास उसमें
अधगली सी जैसे रहती है। घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। लेखक बता रहे हैं कि ज्वार के महीने में, ज्वार का महीना मतलब जब बारिश ख़त्म होने को होती है उस समय की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बारिश का पानी जमा हुआ रहता है और उस जमे हुए पानी में घास की जो भी घास होती है वह सड़ने लगती है और उसका जो गंध है वह गंध वहाँ पे फैल रहा है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। अभी लेखक बता रहे हैं कि उस ज्वार का जो महीना है उस समय की बातें बता रहे हैं कि वह कह रहे हैं कि जैसे कि रास्ते के बाजू में यह पानी जो जमा हुआ होता है उस पानी में बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। और लेखक कह रहे हैं कि जैसे कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी अलग अलग बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ पीने को न मिले, अफसोस नहीं। पर ज्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। अभी जैसे कि रास्ते के इर्द गिर्द जो पानी जमा होता है बारिश के मौसम में और उस पानी में कूदना, मस्ती करना अगर नहीं मिलेगा तो इससे बड़ा दुख बच्चों के लिए कुछ नहीं था। वही लेखक कह रहे हैं कि लेखक को भी ऐसे पानी में कूदना, खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लेखक हमें बता रहे हैं कि जैसे कि आषाढ़ के महीने में अगर हमें आम और जामुन खाने को नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा, चिवड़ा और गुड़ अगहन के महीने में नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लाई के साथ गुड़ पीने को ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्वार के दिनों में जो ये गंधपूर्ण झाग वाला जो पानी है उसमें अगर कूदने को नहीं मिलता तो बहुत बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। अभी लेखक हमें क्या बता रहे हैं कि लेखक भी गांव जाकर ऐसे पानी में 1-2 दिन कूद लिए थे, लेकिन 1-2 दिन की इस मौज में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें थोड़ा थोड़ा ज्वर मतलब बुखार आया है और यह जो बुखार है अब वो बुखार बढ़ते जा रहा है। हालांकि उन्हें थोड़ा बहुत बीमार पड़ना अच्छा लगता है क्योंकि जब बीमार होते हैं तो उनको साबू और नींबू खाने को मिलता है। तो इस तरह उन्हें बीमारी से कोई डर नहीं था। लेकिन इस बार की चीज़ें, इस बार जो कुछ हुआ था वह कुछ अलग था। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। अभी इस बार जो लेखक को बुखार हुआ था वह छोटा बुखार नहीं था, वह बढ़ता ही गया और रजाई पर रजाई लेने के बाद भी रात के 12 बजे तक उनका बुखार टिका हुआ था। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था,
दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारी की धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर टपके हुए जल की शीतलता। अभी लेखक बता रहे हैं जब वह बीमार थे और दिन में चादर लपेटे सोए थे, तभी वहाँ पर दादी माँ आ गई। दादी माँ भी नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। और दादी माँ का यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। दादी माँ के बारे में बताया कि दादी माँ कैसी थी, पतले दुबले शरीर की थी और उन्होंने साफ सफ़ेद रंग की किनारी वाली धोती पहनी हुई थी। उनके बालों में से जल की जो बूंदें हैं वह गिर रही थी। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। अभी लेखक ने यहाँ पे अपनी दादी माँ के बारे में क्या बताया है कि दादी माँ जैसे ही लेखक के पास आई है, उन्होंने लेखक का सर पेट छूकर देखा है और उनकी आंचल की, मतलब उनके उन्होंने जो साड़ी पहनी है उसके पल्लू में उन्होंने गांठ में कुछ बांधकर, जैसे कि अदृश्य शक्ति कहाँ से लाई है, तो उसमें क्या था, चबूतरे की मिट्टी थी, वह लेखक के मुंह में डाली और उनके माथे पर भी लगाई है। उन्होंने और क्या किया है, उनके सर पर दालचीनी का लेप लगाया है और दिन रात लेखक के पास बैठी रहती थी, पंखा झलती थी और पैर सहलाती थी, 20 बार उनको छूकर ज्वर का अनुमान भी करती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आधी लाख प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। अभी लेखक अपने दादी माँ के बारे में और क्या बता रहे हैं कि दादी माँ का घर के आजू बाजू में सभी जगह पर अच्छे से ध्यान होता था। पानी आया कि नहीं, पानी को जैसे कि पीपल की छाल से छौंक कर लिया है या नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल मिल गई है या नहीं, कोई बाहर से आकर बीमार को देखकर ऐसे ही चला तो नहीं गया। ऐसे हजारों प्रश्न जो है वह लेखक की दादी माँ घर वालों से पूछा करती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। अभी लेखक ने और क्या बताया कि उनकी दादी माँ जो है उनको बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी पता था, उनको बहुत सारी दवाइयाँ भी पता थी। तो गांव में कोई भी अगर बीमार हो तो दादी माँ वहाँ पहुँच जाती थी और उस मरीज़ को हाथ छूकर, माथा छूकर, पेट छूकर उसका बीमारी का जो भी दवाई है वह देने का काम करती थी। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद का खत्म हो जाता, चादर या
गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसी पागल हो जाती। अब देखो क्या बताया गया है। जबकि उन दिनों महामारी हुआ करती थी, कोई ऐसा जो जैसे कि बीमारी, ऐसी कोई बीमारी आया करती थी कि जिसका कोई इलाज न होता था और उसमें ढेरों लोग मर जाते थे। जैसे कि अब भी जैसे कोविड की जो बीमारी आ चुकी है, कोरोना का जो वायरस आ चुका है, उसमें हजारों लोग मर चुके हैं। उसी तरह उस समय भी कोई ऐसे महामारी आया करती थी जिसमें बहुत लोग मरते थे। तो उस समय दादी माँ सब लोगों का इलाज करना चाहती थी। सब जो भी घर में, जैसे कि बताया गया है, लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार को क्या करते थे, गूगल करना और धूप में बैठना। सफाई तो घर में उनको एकदम अच्छे से लगती थी। अगर घर में सफाई नहीं हुई है तो वह बहुत गुस्सा किया करती थी। तो इस प्रकार उनके बारे में लेखक कह रहे हैं। आगे देखिए क्या बताया। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेक मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। अब लेखक क्या बोल रहे हैं। इसके पहले लेखक ने जो बताया, दादी माँ जब उनके साथ थी तब की बातें बताई। अब वह कह रहे हैं कि मैं बीमार तो अब भी पड़ता हूँ और अब भी मुझे नौकर सब चीज़ें हाथ में लाके देते हैं। महाराज खाना पका कर मुझे देते हैं, डॉक्टर आकर मुझे देख कर जाते हैं, लेकिन दवाई भी देके जाते हैं। लेकिन जो बीमारी दादी माँ के सहलाने से भाग जाती थी, वह बीमारी डॉक्टरों से जाने वाली नहीं, और अगर जाती भी है तो उसमें दादी माँ का प्यार नहीं होता। बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं। अभी दादी माँ के बारे में और लेखक ने क्या बताया है कि दादी माँ को बुलाने वाले बहुत लोग आते थे, लेकिन दादी माँ क्या कहती थी, लोग क्या कहते थे कि बहन बुरा न मानना, काम करने वाला आपका घर है। लेकिन दादी माँ घर में वैसा कुछ काम करती नहीं थी, यह सभी लोगों को पता था। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसारा में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। अभी लेखक और बता रहे हैं कि किसी के यहाँ पे कुछ अगर जैसे कि कुछ भी कारण से दादी माँ को कहीं पर बुलाया है तो वहाँ पर दादी माँ जाया करती थी। और एक चीज़ और बताई है कि जैसे कि दादी माँ एक दिन किसी पर बिगड़ रही थी, गुस्सा हो रही थी, तो देखा कि पास के कोने में कौन है, दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चल चल चला है समझाने।
अभी लेखक दादी माँ को समझा रहे, क्योंकि दादी माँ जो है वह रामी की चाची पर गुस्सा कर रही है, और इसलिए लेखक बोल रहे कि गरीब है उसे ज़्यादा मत डांटो। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। पूछा, क्या बात है धन्नो? चाची तो उसने विलव होकर कहा, बेटा भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। देखो, पहले ही दिन दादी माँ उसे बहुत डांट रही थी और पैसों के लिए। जैसे ही लेखक ने उन्हें समझाया, लेखक को भी दादी माँ ने डांटा, लेकिन दादी माँ दिल की बुरी नहीं थी, क्योंकि एक दिन बीच रास्ते में ही लेखक ने क्या देखा कि रामी की चाची जो है वह दादी को आशीर्वाद दे रही थी। अभी आशीर्वाद देने का कारण जब लेखक को समझा, तब कारण यह था कि दादी ने क्या किया था, उसके जो पिछले पैसे थे, दादी माँ को देने वाले जो पैसे थे वह उसने छोड़ दिए थे, और बोला कि जाने दो, वो पैसे अभी छोड़ दो। ऊपर से 10 रुपए भी उसको दे दिए और बोले कि तेरी बेटी और मेरी बेटी, इसमें कोई फ़र्क है नहीं, 10-5 रुपए के लिए हंसाई न हो, बेटा जो आपने इसके लिए ढूंढा है वह क्या है, देवता जैसा है, तो उससे उसका शादी जो है उसकी कर डालो। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज वैसी वैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती है। दादा की मृत्यु के बाद से ही वह बहुत उदास रहती थी। अभी लेखक ने बताया कि दादी माँ का मन जो है ममता पूर्ण भरा हुआ था, स्नेह से भरा हुआ था। आज भी दादी माँ की एक एक बात याद आती है, लेकिन लेखक बोल रहे कि लेकिन दादाजी की मृत्यु के बाद से वह ज़रा उदास रहने लगी है। सूखे पत्ते की तरह उनकी निराशा उनके चेहरे पर दिखाई देती है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुक्कर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। अभी लेखक ने क्या बोला है कि दादाजी हर समय दादी को बोलते थे कि मैं तुम्हें मुझसे पहले स्वर्गवासी भेज दूंगा, उधर भेज दूंगा, लेकिन लेखक बोल रहे दादाजी ने दादी माँ को धोखा जो दिया था, उन्होंने उन दादी माँ से पहले ही यह धरती छोड़ दी थी। और दादाजी की मृत्यु के बाद जैसे दादी माँ अकेली सी हो गई थी, और उनका दुख जो है उनके चेहरे पर सदा दिखाई दे रहा था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत में शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। अभी लेखक बता रहे कि दादी माँ अक्सर उदास बैठा करती थी। जब से दादाजी की मृत्यु हुई थी तब से दादी माँ उदास रहा करती थी। माघ के जो दिन होते हैं, सर्दी वाले दिन होते हैं, जाड़ा मतलब ठंडी, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंडी पड़ी हुई थी, और उसी समय दादी माँ कहाँ पर थी, एक गीली धोती पहने एक
कोने वाला जो घर था उधर संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। उसकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं? बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। देखो, जहाँ दादी माँ दिया जलाए बैठी थी वहाँ पर लेखक भी जाकर बैठे हैं और उनकी आंखें खोलने तक उनकी राह देख रहे थे। दादी माँ ने जैसे ही आंखें खोली तो लेखक ने उन्हें पूछा कि एक बात पूछूं, बताओगी ना? तो देखो क्या पूछा है। तो दादी माँ बोलती है, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। अभी उन्होंने संदूक खोला है दादी माँ ने और उसमें से कुछ कंगन निकाला है और उस कंगन के बारे में लेखक को बता रही है। उनका गला भर आया था। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। अभी लेखक क्या बोल रहे हैं? दादी माँ बोल रही है कि ये कंगन अपने वंश के है जो दादाजी ने मेरे लिए रखे हैं। ये आगे अपने वंश की परंपरा बनाए रखेंगे। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। अभी लेखक बोल रहे कि दादी माँ जैसे एक शाप भ्रष्ट देवी सी लग रही थी। उनकी जो छाया धुंधली धुंधली होती जा रही थी। अभी उधर ही उन्होंने क्या बोला कि एक कौवा खजूर के झाड़ पर जो बैठा था पेड़ पर, वह उठकर अपनी हमारी खिड़की पर आकर बैठ गया है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आँखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? जैसे कि अभी भी यह लेखक सोच रहे हैं, जो पत्र उन्होंने उनकी चिट्ठी जो है अपने किशन भैया की, वह जो पढ़ रहे हैं, तो अब भी उनको ऐसा लग रहा है कि दादी माँ सच में नहीं रही, दादी माँ की मृत्यु सच में हो गई है। इस प्रकार लेखक इतने दुखी हुए हैं कि उनकी दादी माँ की उनके मन में जो यादें हैं वह मिटा नहीं पा रहे हैं। वैसे तो कोई भी अपने मन से अपने दादा दादी की यादें मिटा नहीं पाता है, क्योंकि दादाजी और दादी माँ अपने जो पोता पोती होते हैं उनको इतना प्यार देते हैं जो जीवन में दूसरा किसी से हमें नहीं मिलता है। हर एक के जीवन में दादा दादी होते हैं, हर एक को दादा दादी प्यार करते हैं। तो लेखक की दादी माँ के बारे में लेखक ने हमें यह जो चीज़ें बताई है, यह बहुत ही मन को छूने वाली है। उनकी दादी माँ उनका इतना ख्याल करती थी। दादी माँ जो है मन की बुरी नहीं थी, और किसी की भी दादी माँ मन की बुरी नहीं होती है। सबकी दादी माँ बहुत प्यारी होती है। इस प्रकार लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में इस पाठ में हमें बताया है। यह सबको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा पाठ हमें एक बार अच्छे से पढ़ना है और पाठ का दिया हुआ
पूरा जो अभ्यास है वह हमें पूर्ण करना है। धन्यवाद।